हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ साइंस के कुछ लेक्चर्स। ठीक है, फिजिक्स के हमने पहले ही 4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5th। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, देन डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, आज हम ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ उन सब की PDF आपको O2IS एकेडमी की ऐप पर ही मिलेंगी। ठीक है, एंटी सारथी सीरीज का जो कोर्स है उसमें सारी PDFs अवेलेबल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। सबसे पहले लाइट क्या होता है। देखो, जब मैंने आपको साउंड पढ़ाया था तो साउंड के बारे में भी मैंने ये बताया था कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो जो लाइट है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साउंड है वो एक वेव की तरह ट्रैवल करती है, तो लाइट भी एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। मैंने एक डिफरेंस भी बताया था कि एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको कोई मीडियम हो या ना हो, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम के थ्रू भी पास कर सकती है और वैक्यूम के थ्रू भी पास कर सकती है। लेकिन जो आपकी मैकेनिकल वेव है, जो हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, उसको हमेशा ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव की तरह ट्रैवल करती है। और किस वेव की तरह ट्रैवल करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी वेव जो मीडियम के थ्रू भी पास कर जाएगी और वैक्यूम के थ्रू भी पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका लाइट। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है, तो उस स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। देखो, ये जो स्पेक्ट्रम है आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इसमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं, ये जो लाइट है वो 7 कलर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके 7 कलर्स हैं, दैट इज विबग्योर। विबग्योर मतलब जो लाइट होती है उसके अंदर टोटल 7 कलर्स होते हैं। V इज वायलेट, I इज इंडिगो, B इज ब्लू, G इज ग्रीन, Y इज येलो, O इज ऑरेंज एंड R से रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इस तरफ को मूव करते जाओगे तो आपकी जो वेवलेंथ है वो तो हो जाएगी इंक्रीज, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लो एक वेव है, वो एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एक ऑसिलेशन करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, तो मैं बोलूंगी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है। दैट मीन्स एक सेकंड के अंदर उसने 4 ऑसिलेशंस करी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी इस तरफ को, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जो आपकी विजिबल लाइट होती है उसके बाद जो इंफ्रारेड होती है उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। इन द सेम वे इंफ्रारेड से ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? माइक्रोवेव की। और इससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की। ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वायलेट रेज की तो मैं बोलूंगी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो लाइट से कम होती है। ठीक है, और एक्स रेज की वेवलेंथ यूवी रेज से भी कम होती है। ऐसे ही जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो आपकी जो गामा रेज है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कर रही है, और जिस वेव की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ज्यादा ही होती है। ठीक है, जो गामा रेज होती है वो डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर जाती है? पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, और जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी कम होती है। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती और जो गामा रेज हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट हो, जैसे सन के पास अपनी खुद की लाइट है, उनके अंदर बहुत सारी फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह होती हैं, तो उससे क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, तो उनकी खुद की लाइट है। अगर मैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट तो है नहीं, लेकिन वो किसी सोर्स की लाइट लेके, सन की लाइट लेके, जैसे जो मून है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है और वो दूसरों की लाइट लेके रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हम मून को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट नहीं होती। अब अगर मैं लाइट की बात करूं तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ रही है तो उसके 3 पाथ्स हो सकते हैं। कितने पाथ हो सकते हैं? 3 पाथ हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ब्लैक बॉडी, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी बॉडी जो सारी की सारी लाइट को या सारी की सारी वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना। जब मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करी थी, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझाया था। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आई और उसने अपने थ्रू लाइट को पास होने दिया। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होएगा, तभी इसने लाइट को अपने थ्रू पास होने दिया। या फिर तीसरा फिनोमिना ये हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट आई और उसने उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अगर इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करना है तो उसके लिए ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो वो जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे सरफेस होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि वो वाला सरफेस शाइनी होना चाहिए। जैसे आपने मिरर्स देखे होंगे, जो मिरर्स हैं वो यही तो करते हैं, जितनी भी लाइट आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपके जो लेंसेज हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। दैट मीन्स वो अपने थ्रू लाइट को जाने देते हैं। ठीक है, तो जो लेंसेज हैं वो सेकंड फिनोमिना शो करेंगे और जो मिरर है वो थर्ड फिनोमिना शो करेंगे कि लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए वो है कि जो भी आपका मिरर है उसका जो बैक सरफेस है वो पॉलिश्ड होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा जो मिरर्स हैं उनके जो बैक सरफेस होता है वो पॉलिश्ड रहता है, किसी ना किसी पेंट वगैरह से उसको पॉलिश कर दिया जाता है। उसी टाइम पे ही जो लाइट है आपकी रिफ्लेक्ट होएगी। अदरवाइज अगर आपने उस सरफेस को पॉलिश नहीं किया तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगी, तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगी आपने अगर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन सिंपल सा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये कहता है कि मान लो एक कोई इंसिडेंट रे आई, मतलब इंसिडेंट लाइट का मतलब ये होता है ऐसी लाइट जो किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, आ रही है। ठीक है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर किसी ओ पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई तो जिस एंगल से वो आ रही है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। एक तो लॉ इसका ये हो गया। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब एक लाइट सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। अब हमने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना कैसे है? फॉर एग्जांपल ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, इस ओ पॉइंट के आप एक परपेंडिकुलर बना दो। परपेंडिकुलर का मतलब इस ओ पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बना दो। ठीक है, ये आपका बन जाता है नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। अगर कोई लाइट इस एंगल पे आ रही है और वो एंगल हमने हमेशा नॉर्मल से देखना है। ठीक है, इस एंगल पे आ रही है तो जिस एंगल पे ये लाइट आई है उतने ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपका हो गया पहला लॉ। जो आपका दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि जिस प्लेन में, जैसे कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो कि फर्स्ट लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है। तो जिस प्लेन में आपकी लाइट आ रही है आपकी लाइट उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। प्लेन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं प्लेन में तो हमेशा हम उसकी एक्स और वाई एक्सिस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मान लो ये वाला जो प्लेन है इसको मैंने ए बोल दिया और जो ये वाला प्लेन है इसको मैंने बी बोल दिया। अगर लाइट इस प्लेन पर आई है तो वो इसी प्लेन पर ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस प्लेन पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, जो बी वाला प्लेन है इस पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। तो सेकंड लॉ आपका ये कहता है कि जो इंसिडेंट है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों एक प्लेन में ही लाई करेंगे। ये आपके 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए।
अब क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन कर कौन रहा है? ऑफ कोर्स मिरर कर रहे होंगे। तो अब हम मिरर के बारे में बात करते हैं। दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेन मतलब एक प्लेन सा सरफेस है जो कहीं से भी कर्व्ड नहीं है, तो ये प्लेन मिरर हो गया। इसकी क्या कंडीशन है कि इसके बैक पे आपको पॉलिशिंग जरूर चाहिए, ठीक है, तभी ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आपको एक कर्व्ड सरफेस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सरफेस है जिसको आपने बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, इसको आपने क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दिया, फिर आपने इसको यहां से कट कर दिया, तो ये वाला जो मिरर बना, जिसके ये वाली बैक साइड जो है वो पॉलिश्ड है और ये वाली साइड क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। जो मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है वो यहाँ पे ऐसे कुछ करके केव सी बनाता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहां पे एक ऐसे करके केव बनाता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर हो। ऐसे ही जो कन्वेक्स मिरर है, मान लो अगर मैं एक और सर्कल लूं, एक और ऑब्जेक्ट लूं, ठीक है, जिसकी मैंने अंदर वाली साइड को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, अंदर वाली साइड को मैंने इसकी पॉलिश कर दिया और यहां से मैंने एक स्फेरिकल मिरर काट लिया, तो ये एक ऐसा मिरर बन जाएगा जिसकी अंदर ये वाली साइड तो क्या होगी, पॉलिश्ड, और ये वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होगी। तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दैट मीन्स उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो आउटर सरफेस पे होती है, ठीक है। ये थे आपके मिरर्स। अब जब भी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो दो तरह की इमेजेस बना सकते हैं, या तो वो वर्चुअल इमेज बना सकते हैं या फिर वो रियल इमेज बना सकते हैं। तो देखते हैं वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, आपने एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो एक बॉटल रख दिया आपने, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो इस मिरर पे पड़ेगी और हमें पता है कि जो लाइट है जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो मान लो ये था नॉर्मल और इस जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसकी आईज तक रीच कर रही है, ठीक है। इन द सेम वे ये वाले पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन कहां तक जा रही है। तो जब इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को ये एक्सटेंड बैक करेगा। जब ये इस लाइट को एक्सटेंड बैक करेगा तो इसे लगेगा कि ये जो इमेज है वो यहां पर बनी है। दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसने ओरिजिनली इमेज नहीं बनाई है, उसकी जो एक्सटेंशन है उसने इमेज बनाई है, मतलब उसकी जो इमेजिनरी लाइंस है उसने एक्सटेंशन बनाई है। जब भी कभी ऐसी इमेज बने जो रिफ्लेक्टेड लाइट की इमेजिनरी लाइंस से बने, वो वाली इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी बनती है, दैट मीन्स वो हमेशा इरेक्ट होती है। दूसरी तरफ अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है, फॉर एग्जांपल ये आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे आपका कोई मिरर लाई कर रहा है, जब ये इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट है वो इस मिरर पे पड़ेगी तो यहां से रिफ्लेक्शन होगी। ऐसे इन द सेम वे अगर मैं इसके दूसरा पॉइंट देखूं तो यहां पे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई तो इसकी जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये वाली मतलब ये वाली जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड लाइट है उसने इमेज बनाई है, ठीक है। तो ऐसी इमेज जब बनती है तो हमेशा रियल इमेज बनती है, और जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बॉटल है यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन दिखेगी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो अपीयर कर रही है कि यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जब भी एक इमेज प्लेन मिरर की वजह से बनेगी तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। डायरेक्टली आपको पेपर में पूछा जाता है कि बताओ कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो वर्चुअल इमेज होगी। दैट मीन्स जो भी उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से नहीं बनी, लेकिन जो भी उसकी इमेजिनरी लाइंस पीछे एक्सटेंड हो रही थी उसकी वजह से इमेज बन रही है।
दूसरी बात, वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब वो सीधी होगी। जैसे ये डी है तो ये आपको ऐसे डी दिख रहा है तो सीधा ही ना, ये अपसाइड डाउन नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये आपको इस तरफ से दिख रहा है। उसका LHS और RHS आपको डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन अप और डाउन उसका आपको सेम ही दिखेगा। मतलब ये वाला जो ग्रीन है ये अप ही रहेगा और ये वाला जो पर्पल है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है। तीसरा है उसका कैरेक्टरिस्टिक कि वो सेम साइज की बनेगी। ऐसे नहीं है कि अगर ये डी इतना है तो ये डी बहुत बड़ा बन जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, वो सेम साइज की, जब भी जैसे आप मिरर्स के अंदर देखते हो तो आपको सेम इमेज दिखती है। मतलब जितना बड़ा आपका ओरिजिनल में हाथ है उतना ही आपको मिरर के अंदर भी उतना ही दिखता है ना। ऐसे तो नहीं कि इतना बड़ा हाथ आपको बिल्कुल छोटा सा दिखने लग जाए। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये हुआ कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज की आपको इमेज दिखेगी। तीसरा है आपका कि जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। अगर आप मिरर से 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी 2 मीटर दूरी दिखेगी प्लेन मिरर से। ठीक है। और जो लास्ट है आपका कि आपकी जो प्लेन मिरर की इमेजेस हैं वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने ये याद रखनी है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो डी की इमेज बनाई हुई है यहाँ पे, इस डी का अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो ये है और इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी और इस टाइम पे इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो ये होएगा और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो ये होएगा। दैट मीन्स जो भी इमेजेस प्लेन मिरर में बनती है उसमें आप लेटरली इन्वर्ट हो जाते हो। आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखने लगता है और जो आपका लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखने लगता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाता है तो वो इस तरीके की इमेज बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। अब मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर होता है उसके इनवर्ड टाइप्स, जो इनवर्ड सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो आउटवर्ड साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ते हैं उस टाइम पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में। तो वो क्या टर्म्स हैं? फॉर एग्जाम्पल अपर्चर। जितना भी आपका इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे अपर्चर। मतलब ये जो कर्व्ड सा पोर्शन आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे सरफेस को हम बोलते हैं कि ये इसका अपर्चर है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी मैं इस स्फेरिकल मिरर को यहाँ पे रखूंगी और यहाँ से मैं एक अगर इमेजिनरी सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको मैं बोलूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको पता है एक सर्कल के सेंटर से लेके उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होएगा आपका? जो आपका P पॉइंट है, P पॉइंट को हम पोल भी कह देते हैं। दैट मीन्स एक स्फेरिकल मिरर का जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होगा उस मिरर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पोल। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन बनाने की कोशिश करूं तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस आपका। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और अगर मैं इस रेडियस का हाफ कर दूं तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा उसको मैं बोलूंगी फोकस। ठीक है, उसको मैं बोलूंगी फोकस। अगर आप P पॉइंट से लेके F पॉइंट तक का डिस्टेंस को मेजर करो तो इस डिस्टेंस को मैं बोलती हूं फोकल लेंथ। क्या बोलूंगी मैं इसको? फोकल लेंथ। और अगर मैं रेडियस को देखूं तो मैं क्या रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। वो क्या रिलेशन है कि जो आपका रेडियस होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। या फिर अगर मैं फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये रेडियस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो मैं एक स्फेरिकल मिरर जब पढ़ती हूँ तो उस टाइम पे यूज करती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जब आप कॉनकेव मिरर में इमेजेस को स्टडी करते हो तो उस टाइम पे हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, दिस इज द रेडियस। ठीक है, यू कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं।
अब रूल्स क्या हैं जो मैं फॉलो करूंगी? रूल्स ये हैं कि जब भी कोई रेज इस स्फेरिकल मिरर के पैरेलल आएंगी, वो रेज हमेशा फोकस पे आकर कन्वर्ज करेंगी। किस पे आके कन्वर्ज करेंगी? फोकस पे। दैट मीन्स अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो रेज हमेशा फोकस पे आकर कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? जब कोई रेज आकर मिलती हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है जब कोई रेज एक दूसरे से दूर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेज आई, ये एक दूसरे से दूर चले गई, तो इनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। और अगर दो रेज आई और वो आकर कन्वर्ज हो गई, तो उसको हम कहते हैं, मतलब एक दूसरे से आके मिल गई, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग। तो आपका जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई रेज इस फोकस के थ्रू होते हुए आएंगी, मान लो ये आपका फोकस था और कोई इंसिडेंट रे इस फोकस के थ्रू होते हुए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर पड़ी, ठीक है, तो वो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। कुछ नहीं है, बस जो इसका फर्स्ट रूल है मैंने उसके ऑपोजिट ही बताया है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस से होके गुजरती हैं, और जो फोकस के थ्रू आती हैं वो पैरेलल गुजर जाती हैं। ये इसका सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ रूल आपका ये कहता है कि अगर कोई भी रे इस पोल पे आकर पड़ेगी, तो वो जिस एंगल से आई है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ये आपके 4 रूल्स हैं। जब भी हम इमेज बनाते हैं तो हम ये 4 रूल्स फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि कनकेव मिरर जब इमेज बनाता है तो वो कैसे बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, इन्फिनिटी मतलब जिसका डिस्टेंस हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब बहुत दूर है, मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि वो 25 मीटर है या 100 मीटर है, मैं उस डिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर सकती। बस जो बहुत दूर है उस डिस्टेंस को अगर हम ना डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है और वहां से रेज आ रही है, तो वहां से रेज हमेशा पैरेलल आएगी, ठीक है। अगर रेज पैरेलल आई तो फर्स्ट रूल क्या कहता था कि वो फोकस के थ्रू होकर गुजरेगी। तो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा है उसकी रेज फोकस पर आकर कन्वर्ज हुई। दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था उसकी इमेज फोकस पर बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और मीट करती हैं, ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। तो जो भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वो फोकस पे बनेगा और इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि ये एक रियल इमेज होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और ये डिमिनिश्ड इमेज होगी। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, पॉइंट की तरह दिखेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे को एक ऑब्जेक्ट रख दूं, तो वहां से जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, और जब ये मान लो फोकस से आई तो वो पैरेलल गुजर जाएगी और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। दैट मीन्स जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते रहोगे मिरर के, आपकी जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने बियॉन्ड सी रखा अपने ऑब्जेक्ट को और आपकी जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनी। इन द सेम वे अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो वो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। और अगर आपने इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन है वो है ये लास्ट वाली। क्या है ये इमेज फॉर्मेशन? इस टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखूंगी। जब भी मैंने ऑब्जेक्ट को एक मिरर के इतनी नजदीक लाकर रख दिया कि वो फोकस और पोल के बीच में है, उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी इमेज बनेगी। और वो सीधी इमेज कब बनती है? जब भी वो इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब मैंने आपको समझाया ना, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर करेगी कि वो पीछे को मीट कर रही है, ठीक है, तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और आपकी जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी। इनलार्ज मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ी बनेगी। तो ये वाला जो फिनोमिना है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे जो आपके शेविंग मिरर्स होते हैं, मेकअप मिरर्स होते हैं, और जो मिरर आपके डेंटिस्ट यूज करते हैं तो वो कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं। क्यों?
किसी ऑब्जेक्ट, कोई डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट को अगर उन्होंने देखना हो और इनलार्ज करके देखना हो तो ये वाला फिनोमिना यूज होता है, ठीक है। तो जितने भी मिरर्स हैं ये वाले शेविंग वगैरह वाले, तो वहां पे आपके कॉनकेव मिरर यूज होंगे। आपने ये चीज याद रखनी है। आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है, बताओ जो कॉस्मेटिक्स वाले मिरर होते हैं उसमें कौन से मिरर हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो आपके छोटे मिरर होते हैं। शेविंग के लिए हम कौन से मिरर यूज करते हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि वो कन्वेक्स मिरर नहीं होता, वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इस फिफ्थ फिनोमिना को अप्लाई करूं तो मैं ये वाला फिनोमिना कहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, आपकी जो कार लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, वहां पे अप्लाई कर सकती हूँ। कैसे? मान लो ये आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, इमेजिनरी सी गाड़ी है, और यहाँ पे आपकी जो लाइट है उसको मैंने इस मिरर के फोकस पे रख दिया। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पर रखूंगी तो उस टाइम पे उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो जो सोर्स, पॉइंट सोर्स आपने फोकस पर रखा है, जब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी तो यहाँ से आपकी बहुत सारी लाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो फिनोमिना है हम कार की हेडलाइट्स वगैरह में यूज करते हैं। तो वहां पे भी कौन से मिरर यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, तो कॉनकेव मिरर मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट वगैरह में हो गया, ठीक है। टॉर्च में भी हम ये यूज करते हैं, क्योंकि हम टॉर्च के अंदर भी पता क्या करते हैं, एक फोकस के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट को रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, और जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो वो बाहर ऐसे ऐसे निकलती है ये लाइट, ठीक है। तो हमें एक बहुत ज्यादा मतलब इनलार्ज्ड एरिया देता है ताकि हम उस एरिया को देख सके उस लाइट की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया कि ऐसा मिरर जिसके इनवर्ड सरफेस क्या होगा, पॉलिशिंग होगा, और इसका जो आउटर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी दो तरह की इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। एक इमेज फॉर्मेशन है इसकी, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दूं, इन्फिनिटी का मतलब मेरा जो डिस्टेंस है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगी किसी ऑब्जेक्ट को तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो आके फोकस पे मीट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर को इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ बनेगा, दैट मीन्स राइट साइड बनेगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में ये ऑपोजिट साइड बन रहा था, ये चीज ध्यान रखनी है। इन द सेम वे इसका जो फोकस है वो भी राइट हैंड साइड बनेगा। तो दैट मीन्स जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे आई है वो कहां पर आकर कन्वर्ज करेगी, वो फोकस पे आके कन्वर्ज करेगी। और क्योंकि वो पीछे की तरफ कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं वो ये इमेजिनरी लाइट्स हैं, ठीक है। तो जब भी इमेजिनरी लाइट्स कन्वर्ज करती हैं या मीट करती हैं उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट तो हो गया कि अगर मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, और जो दूसरा है कि अगर मैंने मिरर के आसपास यहाँ पर कहीं भी रख दिया, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दिया, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो आपका ये वाला जो फिनोमिना है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, और इसकी क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर जितने भी मिरर्स ऐसे हैं जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की व्हीकल्स को देखते हैं, पीछे की ट्रैफिक को देखते हैं, उन सब जगह पे कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं। क्यों? ताकि अगर इतनी बड़ी गाड़ी हो उसकी एक छोटी सी इमेज प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियां होंगी यहाँ पे, उन सब की छोटी छोटी इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से एक वाइडर एरिया मिल जाएगा एक ड्राइवर को देखने के लिए, ठीक है। तो आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पे यूज होता है, रियर मिरर्स में यूज होता है। आपकी गाड़ी में जो जितने भी रियर मिरर्स लगे हैं वहां पे यूज होता है। और कहाँ कहाँ हम कन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे रोड के साइड पे इतने बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं जो, ठीक है, जिसको हम शार्प कॉर्नर मिरर भी कह देते हैं, तो वहां पे भी आपके कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं ताकि इतनी बड़ी ट्रैफिक को ये छोटे से मिरर के अंदर कंसोलिडेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज होते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपके एटीएम्स वगैरह में भी, ताकि इतना बड़ा जो रूम है उस पूरे को कवर करने के लिए एक मिरर चाहिए जिसमें उसकी डिमिनिश्ड इमेजेस बने, छोटी छोटी इमेजेस बने, तो वहां पे भी आपके कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपके कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं। तो इनकी कुछ एप्लीकेशंस आपने याद रखनी है। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की।
रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसने अपने थ्रू लाइट पास तो होने दी, लेकिन इसने किया क्या, इसने इस लाइट का पाथ चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया, पाथ चेंज कर दिया। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी इस लाइट का पाथ चेंज हुआ तो वो दो वजह से हो सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई हो, ठीक है, या फिर उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई हो। ओके, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके लिए एक और कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि जब भी आपकी लाइट या तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। अब ये रेयरर और डेंसर मीडियम होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एयर है, ठीक है, और ये आपकी कोई मान लो पानी है, ठीक है, पानी है। तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो वो इतनी इतनी दूर होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, ठीक है, लेकिन इतने भी ज्यादा नजदीक नहीं है। लेकिन ये एयर से तो डिफरेंट हो गए ना। तो आपका रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर उनका कितना मास है। इन द सेम वे इतने वॉल्यूम के अंदर इसका कितना मास है। ठीक है, दैट मीन्स एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अलग है। ठीक है, जब भी लाइट आपकी अलग अलग डेंस मीडियम्स में जाएगी उस टाइम पे आपकी लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, जब भी एक लाइट को रिफ्रैक्ट होना होता है तो उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर, ठीक है, एंड दिस इज एयर। तो मान लो लाइट आपकी इस ओ पॉइंट पर पड़ी, ठीक है, और वो आई थी इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे आई थी। जब भी आपकी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, यहां पे ध्यान रखना मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं बोला, रिफ्रैक्टेड लाइट बोला है। ठीक है, तो आपकी जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है अगर आप एक ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना लो तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो इस लाइट ने जाना ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव हो गई। इन द सेम वे अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बनाने की कोशिश करूं तो इसका नॉर्मल ये होएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में दोबारा जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे आप देख सकते हो। ओके, तो इसी फिनोमिना को हम कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वे में हम उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि मान लो आपकी लाइट आ रही थी एयर में, ठीक है, उसकी कोई ना कोई स्पीड थी यहां पे, और फिर वो किसी मीडियम में आई, मीडियम के थ्रू वो पास हुई। ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी स्पीड मतलब वेरी करेगी, या तो कम हो जाएगी अगर डेंसर मीडियम है, या फिर अगर इस मीडियम से और ज्यादा रेयरर मीडियम है तो इंक्रीज हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडियम में। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने डायमंड के लिए कैलकुलेट किया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही अगर हम डायमंड में कैलकुलेट करें तो डायमंड में हम अपनी स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, और उस स्पीड के हिसाब से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो आया 2.42। यहां पे आपने एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट्स नहीं होती। क्यों नहीं होती यूनिट्स? क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। अगर मैं स्पीड की यूनिट्स डालूं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताओ इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब्स आपको पता ही होगी, एक ग्लास की एक ऐसे क्यूबॉइडल सी स्लैब होती है। ठीक है, ये ऐसे करके होती है। तो अगर मैंने लाइट इसके ऊपर डाली तो उस लाइट का क्या होगा? वो ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि ये ग्लास है। ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होती है और एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होती है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्पीड डिफरेंट है तो इसीलिए ये रिफ्रैक्ट तो करेगी। अब कैसे रिफ्रैक्ट करेगी वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, ये ओ पॉइंट पर पड़ी। यहां से अगर मैं नॉर्मल बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं नॉर्मल यहां पे परपेंडिकुलर पे बना सकती हूँ? ठीक है, यहां पे मैंने नॉर्मल बना लिया।
अब इस नॉर्मल से जब ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से पास हुई तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर गई। मतलब जाना इसने ऐसे था अगर मीडियम चेंज ना होता, लेकिन गई कैसे, ये थोड़ी सी नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव कर गई। ठीक है, अगेन इस डेंसर मीडियम से जब ये रेयरर मीडियम में गई तो ये इसका नॉर्मल था और जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे, ये ऐसे गई। ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर गई। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, ऐसे ही ये आपका, क्योंकि आपको पता होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। और यहां पर जो एंगल बना वो आपका इमर्जेंट एंगल है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगेन जो आपका जब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी आपकी लाइट तो यहां पर जो आपका एंगल बनेगा वो इमर्जेंट एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पे एक लॉ तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का कि जो आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे आपने ध्यान देना है कि रिफ्लेक्शन में हम बात करते थे कि आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, लेकिन हम रिफ्रैक्शन में क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये अगर इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये इमर्जेंट लाइट होगी। इमर्जेंट लाइट मतलब जो दोबारा से इमर्ज हो गई है, दोबारा से निकल रही है। ठीक है, वो आपकी इमर्जेंट लाइट होगी। अगर आप इंसिडेंट लाइट का यहाँ पे पाथ को ट्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इंसिडेंट लाइट को बेसिकली ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो आई कैसे, क्योंकि यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो गई थी और दोबारा से यहाँ से निकली, तो वो लेकिन आई यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो इमर्जेंट लाइट होगी वो हमेशा जो इंसिडेंट लाइट का पाथ था जो वो फॉलो कर सकती थी उस लाइट के हमेशा वो पैरेलल होगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो डिस्टेंस आपका इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास के अंदर एक पेंसिल डाली। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला जो मीडियम है वो एयर है, दिस इज वाटर। इस ग्लास के अंदर जब आपने पेंसिल डाली तो आपको दिखेगा कि जब मैं उस ग्लास के थ्रू देख रहा हूं तो आपको वो पेंसिल थोड़ी सी यहां से बेंड हुई दिखेगी। दैट मीन्स इस इंसिडेंट लाइट की लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन हुई है। तो आप रिकॉग्नाइज तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई भी इमेज बनी जिसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने डाला वो अपने इमेज के, अपने ऑब्जेक्ट से उसकी जो इमेज है वो डिस्प्लेस्ड है, तो ये फिनोमिना आपका सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा बताओ कि एक पेंसिल जो है वो ग्लास के अंदर बेंड कर रही है, तो वो किस वजह से बेंड कर रही है, इसमें कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है, डिस्पर्जन यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है। ओके, इन द सेम वे अगर मैंने एक वेसल के अंदर यहां पर कॉइन डाला, ठीक है, वो कॉइन बिल्कुल बॉटम पे चले गया। ठीक है, लेकिन जब आप यहां से देखोगे उस कॉइन को तो आपको लगेगा कि वो जो कॉइन है वो रेज हो गया है, ऊपर को रेज हो गया है। वो किस लिए रेज हो गया है, क्योंकि जब आप यहां पे आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही थी, क्योंकि जब यहां से आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही थी तो वो यहां से रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि उसने मीडियम चेंज किया। लेकिन अगर आप इस लाइट को एक्सटेंड बैक करो तो आपको लगेगा कि शायद कॉइन यहां पर पड़ा है। दैट मीन्स जो कॉइन है उसका जो लेवल है वो रेज हो गया है। ठीक है, अगर हम ऐसे कोई भी फिनोमिना देखें तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि जो शिफ्ट हुआ है उसके पाथ में, ठीक है, इंसिडेंट लाइट के पाथ में जो शिफ्ट हुआ है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की जो वर्चुअल इंसिडेंट रे है उसके बीच के डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और रेयरर और डेंसर मीडियम भी मैंने आपको बता दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार देख लेते हैं। जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ बताया था कि आपका इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों इक्वल बनेंगे, और दूसरा लॉ था कि तीनों सेम प्ले में लाई करेंगे, जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। इन द सेम वे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और जो आपका बाद में इमर्जेंट रे है,
बाद में जो इमर्ज होके जो लाइट निकली वो सारी सेम प्लेन में लाई करेंगी, मतलब वो 3D में कहीं भी जाके स्कैटर नहीं होंगी, वो सेम प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। और दूसरा जो आपका लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो ये कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल है, जो अभी मैं आपको समझा कर हटी हूँ, ठीक है। या फिर इसके सेकंड लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सेकंड लॉ को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और वो रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से जो लाइट है दूसरे मीडियम में जा रही है, इन द सेम वे अगर मैं लेंसेज की बात करूं तो लेंसेज भी तो एक ग्लास है, ग्लास मतलब वो मीडियम चेंज हुआ है एज कंपेयर टू एयर। तो यहाँ पर जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम दो तरह के लेंस पढ़ते हैं, एक है आपका कॉनकेव लेंस और एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मैंने आपको कॉनकेव मिरर बताया था तो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड्स होता है। इन द सेम वे अगर मैं इस मिरर का लेंस बनाना चाहूं तो यहाँ पर मैं एक और मिरर लगा दूंगी, ठीक है, और इन दोनों मिरर्स को मैंने कर दिया ज्वाइन। दैट मीन्स ये जो अब लेंस बन गया, जो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग है और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये जो लेंस बन गया ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉनकेव लेंस है। इन द सेम वे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, मिरर की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे लेंस की बात नहीं कर रही। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता था जिसमें जो इनवर्ड सरफेस है वो पॉलिश्ड होता था और जो आउटवर्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होता था, ठीक है। अगर मैं ऐसे दो मिरर्स को ज्वाइन कर दूं जिसमें ये वाला सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग हो गया और ये वाला सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो इस टाइम पे जो मेरा लेंस बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है। इन द सेम वे जब मैं लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करती हूं तो उस टाइम पे मैं कुछ टर्म्स को फॉलो करती हूं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर इस लेंस का मैं अपर्चर ड्रॉ करूं तो इस लेंस के जो बीच वाला डिस्टेंस है ये हो गया इसका अपर्चर, ठीक है, और उस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं बोलूंगी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मतलब इस लेंस का जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैं बोलूंगी ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए मैंने एक इमेजिनरी सर्कल बना लिया, यहाँ पे दो इमेजिनरी सर्कल बनेंगे क्योंकि ये दोनों कर्व्ड सरफेस हैं, तो इसका ये सेंटर बन गया, ठीक है। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन को मैं बोलूंगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, ऑप्टिकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं बोलती हूं फोकस। अगर मैं ऑप्टिकल पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस देखूं तो उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगी फोकल लेंथ, ठीक है। और लास्ट है आपका नेचर। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, उसका नेचर ये होता है कि जब भी आपकी लाइट आएगी वो लाइट हमेशा कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ से लाइट आ रही है वो सारी एक जगह पे एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका नेचर क्या है, कन्वर्जिंग। इन द सेम वे आपका जो कॉनकेव लेंस है उसका नेचर क्या है, जब भी यहां से लाइट आएगी तो क्योंकि इसका फोकस दो तरफ बनेगा, एक तरफ इस तरफ बनेगा और दूसरा इस तरफ बनेगा, इस लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकस है उस पे आकर कन्वर्ज होती है। लेकिन हमें दिखेगा तो ऐसे कि ये जो इंसिडेंट लाइट आई थी वो यहां से क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर दूर चले गई, ठीक है। तो आपका जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपके पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के वे में पूछ लेंगे या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है। ओके, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, जैसे मैंने मिरर्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन की बात करी थी कि अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगी तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, वो सब बातें की थी मैंने। ऐसे ही अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की केस में बात करूं, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, वहां से रेज पैरेलल आएंगी और वो कहां पर आकर कन्वर्ज होंगी, फोकस में,
ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो इस फोकस पे बनेगी। ठीक है, अगर मैं बियॉन्ड सी रख दूं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कहां बनेगी? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक लाती जा रही हूं वैसे वैसे आपकी जो इमेज है पहले फोकस पे बन रही थी, अब वो उसके बियॉन्ड बन रही है, वैसे वैसे आपकी इमेज दूर जाती जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बनी थी, बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहां पे बनी? सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगी तो आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगी तो आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चली जाएगी, दैट मींस आपकी बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, ओके। अगर मैं फोकस पे रखूंगी ऑब्जेक्ट को तो आपकी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, और अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगी अपने ऑब्जेक्ट को तो यहां पर जो फिनोमिना है आपका चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? आपका अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगी, और बनेगी कैसी? थोड़ी इनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उसमें यही वाली प्रॉपर्टी तो यूज होती है कि जो हम आपके मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज करते हैं, उस लेंस में अगर मैंने कोई छोटी चीज को देखना है तो मैं वहां तक लेंस लेके आऊंगी और वो वाली जो इमेज है वो इनलार्ज दिखेगी मुझे। ठीक है, तो ये वाला फिनोमिना मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। एक और फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सनलाइट है उसको मैंने कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर लेके आना है। ठीक है, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जो आप मतलब अपनी छोटी क्लासेस में करते थे, वहां पे क्या करते थे आप? एक कॉन्वेक्स लेंस लेते थे और उसके फोकस पर एक पेपर को रख देते थे। जब भी यहां से सनलाइट आकर इस फोकस पे मीट होती थी तो वो पेपर जल जाता था। तो वो इसलिए जल जाता था क्योंकि जो सन है उसकी जो इमेजिनरी इमेज कह सकते हो आप, वो फोकस पे आकर मिलेंगी, जो सन की इंसिडेंट लाइट है वो फोकस पे आकर कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला फिनोमिना वो हम इस टाइम पे यूज करते थे। ओके, इन द सेम वे आपके जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपके कॉन्वेक्स लेंसेज माइक्रोस्कोप्स में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। अगर मैं इस आई लेंस को यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका फोकस यहाँ पर है। इन द सेम वे अगर मैं इसका इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूं तो मुझे इसका फोकस भी पता चल जाएगा कि इसका फोकस यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैंने एक स्लाइड ओ पॉइंट पर रखी और उस स्लाइड को मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है तो मुझे उसकी इनलार्ज्ड इमेज दिखेगी, ऑफ कोर्स दिखेगी। तो वो दिखी कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट लाइट आई, उसने ऑफ कोर्स पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेंगी? फोकस पर आकर कन्वर्ज करेंगी। जब वो फोकस पर आकर कन्वर्ज करी तो उसकी इमेज कुछ यहां पर बनेगी, मतलब उसकी इमेज बनी I1। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी वो इमेज, क्योंकि यहां पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था इसको, तो आपकी इमेज बनेगी I1। ओके, अगर मैं इस लेंस की बात करूं, ये वाली जो इमेज है वो इस लेंस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी भी इमेज बनेगी ऑफ कोर्स। तो इससे जो इंसिडेंट लाइट आई वो कुछ यहां पर आकर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो दैट मींस ये जो ओ ऑब्जेक्ट था उसकी जो फाइनल इमेज है वो बनेगी आई, और बनेगी कैसी? ये बनेगी इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फिनोमिना हम माइक्रोस्कोप्स में यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे ही हम टेलीस्कोप में अगर कोई इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां से ऑफ कोर्स लाइट आ रही होगी, तो वो कन्वर्ज होके यहाँ पर इमेज बनाएगी। और अगर मैंने आई पीस से इसको देखना है तो मैं क्या देख सकती हूँ? जो भी फोकस पे इमेज होगी आपकी, जो भी फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? वो इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो इन द सेम वे आप इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे देख सकते हो टेलीस्कोप की मदद से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंस की बात करते हैं जो कि है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। 2F को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह देती हूँ या फिर 2F भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डबल द फोकस है। ठीक है, तो अगर
तो इसमें हम दो तरह की इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। या तो मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, वहां से जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल आएंगी और हमें ऐसे लगेगा कि वो इस फोकस पे आकर मीट कर रही हैं, लेकिन असली में वो इंसिडेंट लाइट जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपने इस लेंस के इन्फिनिटी के बजाय कहीं पर भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगी। दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, तो ये वाला जो फिनोमिना है हम कहाँ पे यूज करते हैं? बाइनोक्यूलर्स वगैरह में यूज करते हैं या कैमरास वगैरह में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा सा करके देखना है ताकि जो वाइडर एरिया है वो कवर हो सके। तो जो आपका कॉनकेव लेंस है उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स हो गया, जैसे कि आई ग्लासेस में भी आपके जो कॉनकेव लेंस है वो यूज होते हैं। वो बताऊंगी कैसे यूज होते हैं जब हम आईज के डिफेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने ह्यूमन आई पे। देखो, जो ह्यूमन आई है वो एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं तो वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह दिखता है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी आई के सॉकेट में। जो आपकी स्कल होती है उसके अंदर एक आई का सॉकेट बना होता है। ठीक है, स्कल मतलब एक ऐसा आपका बोन्स का पार्ट है जो कि आपके पूरे फेशियल आप कह सकते हो कि आपका जो ब्रेन है, आईज है, नोज है, उन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई सॉकेट्स में आपके क्या प्रेजेंट होती हैं? आई बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं आई की बात करूं तो उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको मैं बोलती हूं स्क्लेरॉइड। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और आपकी आईज को ये बाहर के जो भी आपको शॉक मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एकदम शॉक आ गया तो आपकी आईज को उससे प्रोटेक्ट करना, या फिर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो स्क्लेरॉइड है आपका वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो फाइबर्स की बनी होती है और ये आपकी आई को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके अंदर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोरॉइड। ठीक है, ये एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है जो कि स्क्लेरॉइड के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये करती क्या है? जो भी आपकी लाइट आ रही है उसकी रिफ्लेक्शन इधर उधर ना हो, इसीलिए आपका ये जो कोरॉइड है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो उससे बचाता है। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एक जगह पर लाइट आकर कन्वर्ज होगी तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी तब इधर उधर लाइट फैल जाएगी और आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपका जो कोरॉइड है वो इस चीज को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है आपका आइरिस। जो भी आप इस आई में ये जो कलर्ड वाला पार्ट देख रहे हो, जैसे हम बात करते हैं ना कि इस पर्सन की आईज ग्रे है, इसकी ब्राउन है, तो वो कौन सा पार्ट होता है आपका? वो आइरिस वाला पार्ट ही होता है। ठीक है, उस आइरिस के अंदर एक ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे हमको एक एक चीज दिखती है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल क्या हो गया आपका? प्यूपिल हो गया कि जो ब्लैक इन कलर है और जितनी भी लाइट उसके अंदर जा रही है उस सारी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्लैक चीज होती है वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो बाहर से जितनी भी लाइट आ रही है वो आपका जो प्यूपिल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सिलियरी मसल्स। जो आपका लेंस है, ये आपको लेंस दिख रहा है, ये किस तरह का लेंस दिख रहा है तो ये नेचुरल लेंस, मतलब नेचुरली आपकी आईज में प्रेजेंट है, लेकिन किस तरह का लेंस है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपकी आईज में कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कॉन्वेक्स लेंस। आपको डायरेक्टली एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि बताओ हमारी आईज में नेचुरली कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस को कौन होल्ड करता है? तो ये आपकी जो ऐसे फाइबर से दिख रहे हैं ये है आपकी सिलियरी मसल्स, मतलब ऐसी मसल्स जो आपके लेंस को होल्ड कर रही हैं। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो वो लेंस को ऐसे इलोंगेट कर देगी और इलोंगेट करने की वजह से जो आपकी इमेज है वो रेटिना पर बनेगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर कोई चीज आपके बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है, अगर आपने वो देखनी है तो आपकी जो लेंस है उसको क्या होना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा शॉर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और उसको शॉर्ट करेगा कौन? सिलियरी मसल्स ही करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस की शेप को चेंज करते हैं। कैसे? खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर।
ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया कि जो आपकी आईज में नेचुरली प्रेजेंट है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है आपका? ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, गलती से डाइवर्जिंग लिखा गया है, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। बात करते हैं रेटिना की। जो आपका रेटिना है वो बेसिकली आपकी स्क्रीन है। वो क्या है? आपकी स्क्रीन। ऐसी स्क्रीन जहां पे आपकी जो भी बाहर चीजें प्रेजेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उनकी इमेजेस जो है आपके रेटिना पर बनती है, ठीक है। तो रेटिना आपकी स्क्रीन है। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि रेटिना के ऊपर हमेशा आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। मतलब जो भी चीज आपने, मान लो ये एरो देखा, तो आपके रेटिना पे ये एरो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन जब ये एरो के जो सिग्नल्स हैं आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हुई आपकी? ऐसी फाइबर्स जो रेटिना से निकल रही हैं और आपके ब्रेन तक जा रही हैं, ठीक है। ऐसी फाइबर्स जो आपके रेटिना का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाए, उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स। अब मान लो रेटिना के ऊपर ये एरो की इमेज बनी, इस ऑप्टिकल फाइबर ने यहां से मैसेज लेकर ब्रेन को जाकर दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे इस ब्रेन ने इस इमेज को इरेक्ट देखा। दैट मीन्स आपकी रेटिना पर तो इन्वर्टेड इमेज बनती है और आपके ब्रेन में वही इमेज इरेक्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है, ठीक है। ओके तो आपका जो रेटिना है वो मैंने बताया कि ऐसी स्क्रीन है जहां पर इमेज बनेगी। उस रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है कोन सेल्स और एक होता है रॉड सेल्स। जो कोन सेल्स होती हैं वो आपके कलर को पहचानने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, सामने कोई ग्रीन कलर है, कोई ब्लू कलर है, वो कौन सी सेल सेंस करेंगी? आपकी कोन सेल्स। ये आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बताओ कलर्स कौन सेंस करता है और लाइट की इंटेंसिटी को कौन सेंस करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रॉड सेल्स हैं वो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा अंधेरा है या बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तो इसको कौन सेंस करेगा? आपकी रॉड सेल्स। अब जो आपका रेटिना होता है उसके ऊपर दो तरह के स्पॉट बनते हैं। एक होता है आपका येलो स्पॉट और एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड के नाम से ही क्लियर है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर अगर इमेज बन जाए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर वहां पर लाइट आकर कन्वर्ज कर जाएं और वहां पर इमेज बनाए तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला। तो ये एक ऐसा स्पॉट है वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। येलो स्पॉट क्या है आपका? रेटिना के ऊपर ही एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे अगर लाइट आकर कन्वर्ज हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी होगी उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको ऐसे होता है ना कि मुझे ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर दिख रही है, दैट मीन्स उसकी जो इमेज है आपकी वो येलो स्पॉट पर बन रही है, ठीक है। बाकी मैंने ऑप्टिकल नर्व्स और फाइबर्स आपको बता ही दिया। ऑप्टिकल नर्व्स और फाइबर्स सेम बात होती है, ऐसी फाइबर्स जो आपकी रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट कर रही हैं और आपकी जो भी इमेज है उसके सिग्नल्स जाके ब्रेन को दे रही हैं कि हाँ मैंने ये चीज देखी है, आप इसकी इमेज बना के अपने ब्रेन में देख लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। जो भी आपका सब्सटेंस इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में होगा, कॉर्निया मतलब जो सबसे आउटर लेयर होती है आपकी आईज की, उसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो इस लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भी फ्लूइड फिल्ड होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और इस लेंस और रेटिना के बीच में जो भी फ्लूइड फिल्ड होगा उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो लेकिन ये फ्लूइड करता क्या है? ये फ्लूइड आपकी आईज को शॉक से बचाता है, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया, अगर प्रेशर चेंज हो गया तो जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है ना कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपकी रेटिना पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर बाहर से आपको कोई शॉक मिला भी है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपकी प्यूपिल की एडजस्टमेंट। अब जो आपका प्यूपिल है, जो मैंने आपको बताया कि आईज के अंदर एक ब्लैक कलर का यहाँ पे पोर्शन होता है जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं ना। अब इस प्यूपिल का साइज ना चेंज होता रहता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, अब उतनी ज्यादा लाइट को इस प्यूपिल के अंदर जाने के लिए जो प्यूपिल है इतनी ज्यादा लाइट को सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होगी तो जो हमारा प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टन हो जाएगा, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे रेटिना तक पहुंच पाए, सिर्फ उतनी लाइट ताकि वो इमेज प्रोड्यूस कर सके, ठीक है।
अगर मैं डार्क रूम की बात करूं तो डार्क रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, तो आप ऐसे आंखें खोल खोल के देखने लग जाते हो, है ना, कि कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। दैट मीन्स जो आपका प्यूपिल है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सके और रेटिना पर कोई ना कोई इमेज बन जाए, ठीक है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि ब्राइट लाइट में हमारा जो प्यूपिल है वो शॉर्ट होता है और डार्क रूम में हमारा जो प्यूपिल है वो एक्सपैंड होने लग जाता है। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल। जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है वो है अकोमोडेशन ऑफ आई। आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ अकोमोडेशन ऑफ आई का क्या मतलब है। अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब ये है कि जो हमारी आई है उसके अंदर जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि वो दूर की चीज भी देख सके और नजदीक की चीज भी देख सके, ठीक है। अगर उसने दूर की चीज देखनी है कोई, तो वो क्या करेगा, तो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी। अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स करी तो वो लेंस को पीछे को खींचेंगी। अगर वो पीछे को खींचेंगी लेंस को, तो उसकी वजह से जो फोकल लेंथ है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सीलियरी मसल्स हैं, इन्होंने लेंस को पीछे की तरफ खींच लिया। अगर इसने लेंस को पीछे की तरफ खींचा तो यहाँ पे अगर आप इमेजिनरी सर्कल बनाने की कोशिश करो तो आपका जो फोकस है वो कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो आपका जो लेंस है कुछ ऐसे ऑब्लेट सा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका जो फोकस है वो थोड़ी और नजदीक बनेगा। दैट मीन्स इसका फोकस दूर जा रहा है और नजदीक आ रहा है, तो इस हिसाब से जो लेंस है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसकी जो लेंस होता है उसमें नेचुरल फिनोमिना होता है कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई दूर की चीज देखनी है तो उस टाइम पे होगा क्या क्या, आपकी सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, ठीक है। जो लेंस है आपका थिन हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसका ऑपोजिट क्या होएगा, जब हमने कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को थोड़ा सर्कल इन शेप कर देगी, ठीक है। उसकी वजह से जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा आई का लेंस होता है उसका जो फोकस होता है वो हमेशा रेटिना पे होना चाहिए। अगर इसका फोकस रेटिना पे होगा तभी हम उसकी इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका फोकस कहीं आगे हो कहीं पीछे हो तो हम उस चीज को नहीं देख सकते, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी आईज में डिफेक्ट है, इसीलिए हमें स्पेक्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। ओके, तो एक और वन लाइन में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो बताओ कि ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो कहाँ होता है। तो मतलब ह्यूमन आई मतलब कितनी दूर तक देख सकती है, तो वो इन्फिनिटी तक देख सकती है, ठीक है। और नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई का, वो होता है 25 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पेन को देखना है, मतलब अच्छे तरीके से देखना है, तो मैं इसको 25 सेंटीमीटर तक रखूं तो मुझे बिल्कुल सही दिखेगा। जैसे ही मैं इसको 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाना शुरू कर दूं, मतलब अपनी आई से और 25 सेंटीमीटर के बीच में रखूं, तो मुझे इसकी क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, मुझे इसकी इमेज ऐसे सेपरेटेड दिखेगी, क्योंकि हर एक आई इसकी अलग अलग इमेज बना रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका आईज के डिफेक्ट। देखो 3 तरह के आईज के डिफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये तीनों हम डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। आपको डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि बताओ मायोपिया को और क्या कहते हैं, या फिर शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब है। तो मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस भी होता है। आप कैसे लर्न करोगे इसको, जब भी किसी पर्सन को मायोपिया होता है तो वो दूर की चीजों को अच्छे तरीके से नहीं देख पाता, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कहीं नजदीक होता है, ठीक है। मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो नजदीक आ गया। दैट मीन्स अगर आपको इस वे में भी पूछ लिया जाएगा तो मायोपिया में उसका फार पॉइंट चेंज होता है कि नियर पॉइंट, मतलब वो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकता, दैट मीन्स उसका फार पॉइंट चेंज हुआ है। दूसरी बात, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि आप
जो भी चीजें शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं आप उसको अच्छी तरह से साइट कर सकते हो, मतलब उसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। बाकी इसमें होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि आप दूर की ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से नहीं देख सकते। वो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज इन्फिनिटी से देखनी है, ठीक है, तो इस सेल को, इस जो लेंस है, इस लेंस को थोड़ा सा इलोंगेट होना पड़ेगा। इलोंगेट होने के लिए आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से भी ये डिफेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैंने मायोपिया को करेक्ट करना है तो मैं ऐसे ग्लासेस पहनूंगी जिसके अंदर आपके कॉनकेव लेंस यूज होंगे, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस है, मुझे पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है ना, ऐसे डाइवर्ज कर देता है। जब ये लाइट को डाइवर्ज करेगा तो आपका ये जो ह्यूमन आई का कॉन्वेक्स लेंस है वो इस लाइट को लेके आपके फोकस को रेटिना के ऊपर बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो मायोपिक आई होती है उसमें जो फोकस होता है वो रेटिना से बियॉन्ड बनता है, मतलब रेटिना के कुछ आगे बनता है। दैट मीन्स आपके लेंस और रेटिना के कुछ बीच में बनता है, ठीक है। तो आपने मायोपिया में सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसमें हम दूर की चीज अच्छी तरीके से नहीं देख पाते और इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना के इस तरफ बनती है, लेंस और रेटिना के बीच में बनती है, ठीक है। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये आपका कॉनकेव लेंस है, इससे हम ऐसे स्पेक्टिकल्स डाल के हमें इन्फिनिटी का पॉइंट भी दिखने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं। दैट मीन्स हम दूर की चीजें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं लेकिन आपका जो नियर पॉइंट है, नजदीक वाला पॉइंट है, वो आपका खराब हो गया है। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अखबार को जब भी पढ़ना होता है तो थोड़ी ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। दैट मीन्स उनका जो नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर का, अब वो नियर पॉइंट थोड़ा और दूर हो गया है। दैट मीन्स मान लो वो 50 सेंटीमीटर हो गया है। तो इसीलिए अगर उस 50 सेंटीमीटर और आइस के बीच में अगर वो कोई भी चीज को रखेंगे तो वो क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़े ओल्ड पीपल में होता है, आप ये कह सकते हो। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं और वो अच्छी तरीके से लेंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो इसीलिए जो इमेज है आपकी वो रेटिना के बियॉन्ड बनता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि मायोपिया में आपकी जो इमेज है वो इस तरफ बन रही थी, रेटिना के लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी, और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है वहां पे जो इमेज है आपकी RHS मतलब राइट हैंड साइड बन रही है, ठीक है। ओके, अब इसको करेक्ट करने के लिए वो ग्लासेस पहनते हैं, तो उस ग्लासेस में कौन से लेंस यूज होते हैं? उस ग्लासेस में यूज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, ठीक है। डाइवर्ज करने के लिए आधी लाइट इन्होंने डाइवर्ज कर दी और बाकी की लाइट ये डाइवर्ज कर देंगे ताकि उनका जो फोकस है वो दूर ना हो। जितना जल्दी वो डाइवर्ज कर देंगे उतनी जल्दी उनका फोकस बन जाएगा, ठीक है। मतलब उनकी जो इमेज पहले यहां बनती थी अब वो उनकी इमेज यहां पर बन जाएगी क्योंकि पहले आधी लाइट इसने कन्वर्ज कर दी और बाकी की लाइट इस लेंस ने कन्वर्ज कर दी, ठीक है। तो इसमें भी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो आपका नियर पॉइंट है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हो। मैंने आपको एनटी के पेपर के टाइम पे भी बताया था, तो वहां पे आया हुआ था कि बताओ मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस यूज होते हैं, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो है प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है वो भी बुजुर्ग लोगों को ही होता है। उसमें भी आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जब मैंने आपको अकोमोडेशन ऑफ आई बताया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए आपकी सीलियरी मसल्स यूज हो रही हैं। अब क्योंकि इन लोगों की सीलियरी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो ना तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो पा रही है, मतलब ना इंक्रीज हो पा रही है ना डिक्रीज हो पा रही है। दैट मीन्स तो उनकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। तो उनको कोई ऐसे लेंस चाहिए जो दूर की चीजों को भी देख सकें और नजदीक की चीजों को भी देख सकें क्योंकि सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया में हमेशा बायफोकल लेंसेज यूज होते हैं जिसमें आधा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कि हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं और आधा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ताकि हम दूर और नजदीक की चीजों को देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म।
अभी जो हमने पहले किया था वो किया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है, लेकिन प्रिज्म के केस में क्या होएगा, जो भी आपकी इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है, मतलब वो इंसिडेंट रे से कुछ एंगल पे है। तो रिफ्रैक्शन तो दोनों में सेम ही है, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, इसलिए जो भी लाइट आएगी वो डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स होने का मतलब ये है कि लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि विबग्योर होते हैं, है ना। तो दैट मीन्स जो एक वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में ऐसे डिस्पर्स हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी 7 कलर्स में, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पीस ऑफ ग्लास है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर पोर्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर है, ये है, और एक जो बेस पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें 2 ट्रायंगुलर पोर्शन होते हैं, एक आगे वाला पोर्शन और एक ये जो पीछे वाला आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रिज्म एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर पोर्शन होते हैं और 2 ट्रायंगुलर पोर्शन होते हैं, ठीक है। उसमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन जब दूसरे रेक्टेंगुलर पोर्शन से कोई भी एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और उसकी जो ऊपर वाली लाइन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया ग्लास स्लैब और प्रिज्म में क्या है कि इसमें इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है, और इसमें जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे, ये दोनों पैरेलल हैं स्लैब के केस में, और प्रिज्म के केस में वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि एक एंगल पे हैं। क्योंकि ये एक एंगल पे हैं इस वजह से लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डिफ्रैक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि उसके 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं विबग्योर में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, तो जो रेड लाइट होती है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। और जो वायलेट लाइट होती है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है, लैम्डा इज लेस। अब अगर मैं बोलूं कि जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें हमेशा हम रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं, उसमें वायलेट लाइट क्यों नहीं यूज करते हैं? वैसे तो ग्रीन भी यूज करते हैं, चलो उसमें हम रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं? उसमें हम रेड लाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये दूर तक भी हमें विजिबल होती है, ठीक है। लेकिन जो वायलेट और ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो लाइट है वो जल्दी रिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब जल्दी से इधर उधर स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारी आंखों तक वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन रेड लाइट इतनी ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करता और हमारी आंखों तक ये रेड लाइट पहुंच जाती है, इसलिए हम ट्रैफिक लाइट्स में रेड लाइट यूज करते हैं। लेकिन जब हम वहां पे खड़े हैं तो वहां पे आप बोलोगे कि ग्रीन लाइट और येलो लाइट भी यूज हो रही है, बिल्कुल यूज हो रही है, क्योंकि जब आप रेड लाइट पे खड़े होगे तो वो तो आप उस रेड लाइट को, उस लाइट को, वो आपके नजदीक हो जाएगी। तो नजदीक देखने के लिए आप ग्रीन लाइट भी यूज कर सकते हो और येलो लाइट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इतनी दूर से आपकी जो लाइट है वो ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाती, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वायलेट लाइट है वो मैक्सिमम डेविएटेड है और जो रेड लाइट है वो लीस्ट डेविएटेड है। अब क्योंकि जो रेड लाइट है वो लीस्ट डेविएटेड है और अगर यहाँ से एक वाइट लाइट आ रही है तो बताओ सबसे पहले वाली जो लाइट आएगी वो कौन सी लाइट होगी? दैट मीन्स वो वाली लाइट होगी वो जो सबसे ज्यादा डेविएट होगी, और सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली लाइट कौन सी है? वायलेट। तो आपका जो स्पेक्ट्रम है प्रिज्म के अंदर वो ऐसे बनेगा, वायलेट सबसे नीचे मतलब सबसे आगे, देन विबग्योर, और रेड सबसे पीछे क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेविएट नहीं हो पाई। ये आपका स्पेक्ट्रम है जो मैं आपको समझा चुकी हूं, और यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हो जो आपकी वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है एज कंपेयर टू आपकी रेड लाइट। ओके, अब अगर मैं इस डिस्पर्जन की एप्लीकेशन देखूं तो जो आपका रेनबो बनता है वो इस डिस्पर्जन की वजह से ही बनता है, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी अभी बारिश होके हटी है और उसके थोड़ी देर बाद ना सूरज निकल गया, तो क्योंकि सूरज निकल गया लेकिन अभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल एक ड्रॉपलेट्स मैं ये मान लेती हूं और दूसरी ड्रॉपलेट ये है, ठीक है। अब जब लाइट आई, सन से लाइट आई, तो क्योंकि यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या आता है? रिफ्रैक्शन।
अब वो रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब वाला होगा या प्रिज्म वाला होगा? वो रिफ्रैक्शन यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट के केस में प्रिज्म वाला होगा, क्योंकि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। जब 7 कलर्स में ये डिस्पर्स होगी तो यहाँ पे एक और सरफेस आ गया। अब इस सरफेस से ये जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब TIR क्या है? TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एक लाइट किसी सब्सटेंस के अंदर एंटर करी और वो बार बार वहां से रिफ्लेक्ट होती जा रही है, मतलब सारी की सारी लाइट दोबारा से दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस एंगल पे वो आई थी और जिस एंगल से वो जा रही है वो दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे 7 लाइट्स में ये डिस्पर्स हो गया तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इसकी वजह से ये लाइट दोबारा से यहाँ पे आएगी और ये जब वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आएगी तो ये दोबारा से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा कि जहां पर सन निकलता है उसके हमेशा ऑपोजिट साइड पर आपको ऐसे रेनबो दिखता है। और वो दिखता कब है? जब भी थोड़ी बारिश होके हटी हो और अभी धूप निकली हो, क्योंकि उसी टाइम पे जो आपकी रेन की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर, पहले ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ओजोनोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, है ना। ऐसे करके आपकी अलग अलग क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। अब क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं तो उसकी वजह से हर एक लेयर की जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है दैट मीन्स एक रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, दूसरा डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स अगर लाइट वहां से आएगी तो लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक स्टार था, ठीक है। इस स्टार से लाइट ने नीचे इस आई तक रीच करना है, यहां तक आनी है ये लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स ऐसे बनी हुई हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि जो अपर वाली लेयर्स होती हैं वो रेयरर होती हैं एज कंपेयर टू जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं। जो अर्थ के नजदीक वाली एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं वो थोड़ी डेंसर होती हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेयरर होती हैं। दैट मीन्स अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट करेगी, ठीक है। ओके, तो जब भी इस स्टार से लाइट आनी शुरू हुई, ठीक है, तो जब लाइट आएगी वो मान लो यहाँ इस वाले डायग्राम में मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो ये एक स्टार है, ठीक है, इससे लाइट आनी है तो ये रेयरर मीडियम था और जैसे ही ये डेंसर मीडियम में आया तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर गई, ऐसे ये दोबारा से नॉर्मल मूव करेगी। तो लाइट तो एक्चुअली यहाँ से आ रही थी, लेकिन अगर यहाँ से आप एक लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि शायद स्टार यहाँ पे है। इसीलिए हमें स्टार की पोजीशन बार बार चेंज होती दिखती रहती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। बार बार हमें लगता है कि अभी तो ये स्टार यहाँ पे था लेकिन अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। दूसरी बात, हमें जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं। जब लाइट आपकी आंख तक पहुंच रही थी उस टाइम पे कई बार तो लाइट आपकी आंखों तक पहुंची, पर कई बार क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी वजह से लाइट इधर उधर चले गई, कई बार आपकी आंखों तक वो नहीं पहुंची। इसलिए जब लाइट जो है आपकी आंखों तक पहुंचेगी तब आपको स्टार दिखेगा, और जब लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंची तब आपको स्टार दिखना बंद हो जाएगा। जब ऐसे होते रहेगा तब आपको लगेगा कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रहा है। इन द सेम वे अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं, जो स्टार होता है वो तो बहुत दूर होता है लेकिन प्लैनेट्स थोड़ी नजदीक होते हैं, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स हैं वो कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो बहुत नजदीक से आ रही है, तो क्योंकि नजदीक से आ रही है उसके स्कैटर होने के चांसेस बहुत कम हैं। इस वजह से आपको ऐसे लगता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो तो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर होते हैं और दूर से आने वाली लाइट ज्यादा जल्दी स्कैटर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट ट्विंकल नहीं करते हैं और जो स्टार्स हैं वो उनकी एपरेंट पोजीशन होती है और वो ट्विंकलिंग शो करते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वो ये है कि हमें जो सन है,
सनराइज के टाइम 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। और इन द सेम वे जब सनसेट होता है तो हमें जब वो सनसेट हो चुका है उसके 2 मिनट लेट तक हमें वो सन दिखता रहता है। वो क्यों दिखता रहता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, और ये है सन। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ठीक है। जब इस सन से लाइट आ रही थी तो ये नॉर्मल था, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी और अल्टीमेटली हमारे तक यहाँ तक लाइट पहुंच जाएगी। लेकिन जब मैं इस लाइट को एक्सटेंड बैक करूंगी तो मुझे लगेगा कि शायद सन की पोजीशन ये है, दैट मीन्स सन की एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। और हमें पता है कि जब सन यहां से यहां तक मूव करता है तो वो 2 मिनट लगाता है, तो हमें लगता है कि शायद सन जो है वो राइज हो चुका है या फिर सन जो है वो सेट हो चुका है। लेकिन हमें 2 मिनट पहले तक और 2 मिनट लेट तक सन दिखता है क्योंकि उसकी एपरेंट पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका स्टार की एपरेंट पोजीशन चेंज हो रही थी ना, इन द सेम वे आपकी सन की भी ऐसी पोजीशन चेंज हो रही है। इस वजह से हमें 2 मिनट अर्ली दिखता है सनसेट, सॉरी सनराइज, और ऐसे ही जब सनसेट होता है तो 2 मिनट लेट तक हमें सन दिखता रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं। मान लो एक कोई सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल आपकी शुगर होगी, ठीक है। एक है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे हो गया आपका वाटर। जब मैंने इस पानी के अंदर शुगर को ऐड किया तो ये जो सोल्यूशन बना, दैट मीन सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन हुआ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इसी को ही मैं क्या बोलती हूँ कि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। बात करते हैं कोलॉइड सोल्यूशन की, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जो एक दूसरे से सेपरेट ना हो सके। क्या एक बार मैं अगर चीनी को पानी में मिक्स करूंगी तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ये एक कोलॉइडल सोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिल्क के अंदर पानी डाला तो क्या मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो वो मेरा हो गया कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। तीसरे टाइप का सोल्यूशन होता है सस्पेंशन सोल्यूशन। ओके, तीसरे टाइप का आपका जो सोल्यूशन होता है वो होता है सस्पेंशन सोल्यूशन, ठीक है। ये इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो भी आपने सोल्यूट डाला है उसका साइज बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 200 नैनोमीटर से उसका साइज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी के अंदर सैंड डाल दूं तो वो वाला जो सोल्यूशन है वो बन जाएगा आपका सस्पेंशन सोल्यूशन, ठीक है। अगर लाइट को मैं एक कोलॉइडल सोल्यूशन से पास करूं और मुझे इस लाइट का पाथ विजिबल होने लग जाए तो इस टाइप के इफेक्ट को मैं कहती हूं टिंडल इफेक्ट। दैट मीन्स जो लाइट है उसको इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया, मतलब इधर उधर बिखार दिया। तो ऐसे इफेक्ट को मैं कहती हूं टिंडल इफेक्ट। दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सोल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी कोई मॉलिक्यूल है वो लाइट को, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसने लाइट को सीधे जाने की बजाय इधर भेज दिया, या फिर इस मॉलिक्यूल ने लाइट को इधर जाना था, इसने इधर भेज दिया। दैट मीन्स वो लाइट के पाथ को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसको मैं कहती हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें जो टिंडल इफेक्ट है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखता है। ओके, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती हैं। दैट मीन्स आपका जो टिंडल इफेक्ट है उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। क्या एप्लीकेशंस है? पहली है कि आपको जो आसमान है वो नीले रंग का दिखता है, मतलब द स्काई अपीयर्स ब्लू। क्यों? क्योंकि जब भी इस सन से लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, तो वो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स होंगे, 7 कलर्स होंगे। और क्योंकि इसमें से जो ब्लू कलर की लाइट है, दैट मीन्स जो वायलेट कलर की, वायलेट बोल देती हूँ क्योंकि विबग्योर में जो ये वाला स्पेक्ट्रम होता है ये ब्लू लाइट का होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी ब्लू लाइट है वो इधर उधर स्कैटर हो जाएगी पार्टिकल्स की वजह से,
कोलॉइडल सोल्यूशन की वजह से जो ब्लू लाइट है वो इधर उधर स्कैटर हो जाएगी। और दूसरी बात, वो इसलिए भी स्कैटर होगी क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट से कम होती है, ठीक है, तो इसीलिए वो स्कैटर हो जाएगी। जब वो स्कैटर हो जाएगी तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, हमें जो सन है वो रेड या येलो कलर का दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि जितनी भी ब्लू लाइट है वो तो स्कैटर हो गई है, तो हमारी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंच रही है? तो हमारी आंखों तक ये रेड स्पेक्ट्रम वाली लाइट पहुंच रही है, जो कई बार हमें रेड दिखती है और कई बार हमें येलो दिखता है, ठीक है। तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, वो ये है कि जो एक एस्ट्रोनॉट है उसको स्काई डार्क दिखता है, ठीक है, लेकिन जो भी पर्सन अर्थ के ऊपर है उसको स्काई ब्लू दिखता है। अब उस एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। अब कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं आई तो हमें ब्लू नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हमें डार्क दिखने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वो ये है कि एक चिमनी होती है, उस चिमनी से जब स्मोक बाहर आती है, ठीक है, तो हमें वो अलग अलग कलर्स की दिखती है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो उसमें, है ना। लेकिन मिस्टी डे में, मिस्टी डे मतलब ऐसे दिन में जब एयर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में है, उस टाइम पे हमें ये जो स्मोक है वो थोड़ी ब्लू कलर की दिखती है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो लाइट की जो ब्लू वाला स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या कर देते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ कोल फायर्ड चिमनी अपीयर्स ब्लू ऑन अ मिस्टी डे। जो आपकी लास्ट एप्लीकेशन है इसकी वो है कि जो मोटरिस्ट्स हैं, जैसे मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं जो, वो ऑरेंज लाइट लेकर चलते हैं फॉगी डे में, ठीक है, मतलब उनके पास ऑरेंज लाइट होती है जिस दिन फॉग वाला दिन होता है। फॉग वाले दिन में जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है, दैट मीन्स जो आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगे तो उस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा हुई तो फॉगी डे में विजिबिलिटी और कम हो जाती है, इसीलिए वो ऑरेंज लाइट लेकर चलते हैं ताकि उन्हें विजिबल होता रहे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम हो, ठीक है। मतलब पहले ही फॉगी डे है, उनको कुछ विजिबल नहीं हो रहा कि आगे क्या आ रहा है, और ऊपर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कुछ और विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसीलिए उनके पास क्या होती है, ऑरेंज कलर की लाइट होती है। तो ये हमने जो फिजिक्स का हमारा लास्ट लेक्चर था, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। आपकी जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। जो भी मैंने हर एक लेक्चर में एप्लीकेशन पार्ट आपको बताया है, आपने उसको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मैटर की, अलग अलग सोल्यूशंस की। बेसिकली जो सोल्यूशन होता है वो आपका केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।